नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। आज आधी रात के बाद बहुत सारे लोग भारतीय नागरिक बनेंगे। जी, जिक्र ये दरअसल बांग्लादेश और भारत के बीच सीमा समझौते के मद्देनजर रात के 12 बजे से वहां पर स्थिति नागरिक बनने और इस देश और उस देश के बीच शुरू हो जाएगी। स्थिति क्या निकल कर आएगी जरा नक्शे पर देख लीजिए। दरअसल भारत के हिस्से में 7,110 एकड़, जिसमें 51 इनक्लेव आएंगे, वो शामिल है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश के हिस्से में 17,160 एकड़ जमीन जाएगी और 111 इनक्लेव शामिल है। भारत के जो राज्य प्रभावित हो रहे हैं वो खासतौर से उत्तर पूर्वी राज्य है, उसमें पश्चिम बंगाल भी कह सकते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सारे राज्य कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे और इन सब से जुड़े इलाकों में स्थिति भी होगी। इन सब के बीच ये भी जानकारी देते जो चल रहा है। तो दस्तक में बात आज इन सब से इतर कुछ और होगी। आज किस रूप में किस दिन को याद किया जाए? दरअसल आज प्रेमचंद को भी याद किया जा सकता है, तो हमने सोचा कि प्रेमचंद को किस रूप में याद करें। तो आज उनके नाम का जिक्र कर दिया गया। उनकी किताब जो लिखी गई, रंगभूमि कर्मभूमि, ये तो लिखा गया था, लेकिन युद्ध भूमि नहीं लिखी प्रेमचंद ने, क्योंकि उस दौर में वो समझ नहीं पाए होंगे कि दरअसल आज़ादी के बाद हिंदुस्तान किस रूप में अपने आप से लड़ेगा और बाहर पाकिस्तान जब पड़ोसी हो जाएगा तो वहां कैसे लड़ना पड़ेगा। तीनों का जिक्र होगा अपने अपने तरीके से दस्तक के मिजाज में। पहले बात युद्ध भूमि की। क्या कश्मीर घाटी एक युद्ध भूमि के रूप में तैयार हो रही है? सवाल इसलिए क्योंकि मसला अब सिर्फ पाकिस्तान के झंडे लहराने भर का नहीं है, लश्कर की आवाज लगाने भर का नहीं है। ये ISIS लगातार हर शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज के बाद तस्वीर जो उभरती है वह भी नजर आई। और इन सब के बीच गद्दाफी के शहर सिर्त से जब 4 भारतीयों का अपहरण हुआ, वहां से भी एक आवाज आई। रिपोर्ट देखें। लीबिया के सिर्त शहर में 4 भारतीय नागरिकों का अपहरण और भारत के श्रीनगर में बीते 10 महीनों के भीतर 18वीं बार ISIS का झंडा लहराने ने यह सवाल तो खड़ा कर ही दिया कि अब IS का खतरा भारत में मंडराने लगा है। हालांकि गद्दाफी के शहर सिर्त में 4 भारतीयों के अपहरण पर बोलने के लिए आज विदेश मंत्रालय ने देर नहीं लगाई और उसके कुछ देर के बाद ही 2 नागरिकों की रिहाई को लेकर भी विदेश मंत्री ने ट्वीट करने में देर नहीं की। Our mission in Tripoli came to know that 4 Indian nationals who were returning to India via Tripoli and Tunis were detained at a checkpoint approximately 50 kilometers from Sirte. तो जिन 4 भारतीयों का अपहरण हुआ उसमें 2 हैदराबाद और 2 कर्नाटक के, और जो वहां यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। लेकिन असल सवाल तो वादी में लहराते ISIS के झंडे का है, जिसको लेकर अब भी केंद्र सरकार खामोशी ही बरते हुए है। जबकि जुलाई के महीने में ऐसा कोई शुक्रवार नहीं रहा जब प्रदर्शनकारियों ने श्रीनगर में जामा मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज के बाद पाकिस्तान के साथ IS के झंडे ना फहराए हों। यूं पहली बार IS और पाकिस्तानी झंडे के साथ जिस तरह लश्कर का झंडा भी लहराया गया, उसने संकेत यह भी दिए कि आतंकवाद का नया चेहरा IS की छांव तले लश्कर का हमला है और जिसकी जमीन पाकिस्तान में है। यानी पंजाब के गुरदासपुर में जो आतंकी हमला हुआ, उसके पीछे अगर लश्कर है तो वो IS के इशारे पर भी हो सकता है। सीधे समझे तो पंजाब में आतंक की दस्तक IS का पहला पहचान पत्र है, क्योंकि लश्कर उस दिशा में बढ़ नहीं सकता और शायद भारत के लिए यही खतरे की घंटी है। खतरा इसलिए बड़ा हो रहा है कि जो नकाबपोश चेहरे श्रीनगर की सड़कों पर झंडा लिए उतर रहे हैं, उनकी तादाद जुमे दर जुमे लगातार बढ़ती चली जा रही है और हुर्रियत का एक धड़ा भी खुलकर उनके पक्ष में आने से कतरा नहीं रहा, या फिर शह देकर उन हालातों की तरफ घाटी को ढकेल रहा है जिससे दिल्ली के सामने सत्ता संभालने के बदले सत्ता छोड़ने या मुफ्ती सरकार से टकराव लेने वाले हालात बन जाए। और घाटी के नारों ने इसके भी संकेत दे दिए कि अफजल गुरु के बाद याकूब मेनन की फांसी को भी कश्मीर की सियासत से जोड़ने की तैयारी अलगाववादी जरूर करेंगे, क्योंकि जिस तरह युवाओं के बीच हुर्रियत चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक और दुख्तारने मिल्लत प्रमुख आसिया अंद्राबी की अगुवाई में पाकिस्तान के समर्थन में और याकूब की फांसी के खिलाफ नारेबाजी हुई, उसने दिल्ली के लिए एक नई लाइन ऑफ कंट्रोल खींचने की कोशिश तो जरूर कर दी है।
जिस जल्दबाजी में इस केस को किया गया, रात भर ट्रायल चली और फिर सुबह होने से पहले ही फांसी दी गई, तो इसके पीछे ज़रूर एक सियासी एक मकसद है, इसके पीछे एक सियासी सोच है। जामिया मस्जिद के इस इलाके में हर शुक्रवार को पाकिस्तानी झंडा फहराया जाता है, उसने अब कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर सरकार पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। मुश्किल सिर्फ इतनी बार नहीं है कि घाटी में कौन सी आवाज किस रूप में गूंजने लगी है और दिल्ली को चिता रही है। मुश्किल यह है कि दिल्ली भी आतंकवाद को लेकर नई परिभाषाएं भी गढ़ रही है और पुरानी भाषाओं को बदलने की दिशा में संसद के भीतर हंगामा भी करा रही है। हाफिज सईद का जिक्र जिस लिहाज से किया जाता है, हम उस पर भी आज आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। दरअसल किस रूप में आतंकवाद से लड़ना है, इसकी समझ क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल आईएस का है तो मसला है भारत, 10वां देश जहां पर खतरे की घंटी बज चुकी है। दुनिया के नक्शे पर देखें तो 9 देशों में अपना प्रभाव जमा चुका आईएस के निशाने पर अब 10वें देश के तौर पर भारत ही है। यानी इराक, सीरिया, लेबनान, लीबिया, सऊदी अरब, नाइजीरिया, कुवैत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाद अब भारत में आईएस एक नया खतरा है। ब्रिटेन के डेली मेल के मुताबिक उर्दू में मिले आईएस के इस रिक्रूटमेंट डॉक्यूमेंट के मुताबिक आईएस निकट भविष्य में भारत को निशाना बनाना चाहता है। भारत पर हमले के जरिए आईएस अमेरिका को लड़ाई में शामिल कराना चाहता है। और डॉक्यूमेंट यह भी कहते हैं कि यह खिलाफत तब तक चलेगी जब तक अल्लाह को न मानने वाला कोई भी शख्स दुनिया में जीवित है। यानी अमेरिका की लड़ाई में शामिल होने के बाद लड़ाई के लिए 2 ध्रुव हो जाएंगे और लड़ाई के लिए पाकिस्तान और अफगान तालिबान के साथ अलकायदा से मदद भी मांगी जा रही है। यानी भारत के लिए संकट दोहरा है, क्योंकि रिपोर्ट पर यकीन करें तो आईएस रणनीतिक तरीके से भारत को निशाना बनाना चाहता है और इसके लिए कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों को ही वो पहला अपना हथियार भी बना रहा है और भारत में घुसने के लिए ढाल भी। क्योंकि पंजाब में टेरर अटैक कभी लश्कर की प्राथमिकता रही नहीं, लेकिन कश्मीर से बाहर टेरर अटैक के जरिए आईएस अपनी दखल को पाकिस्तान में भी बढ़ाना चाहेगा। लेकिन सवाल आईएस के नए खतरे से निपटने का है, क्योंकि चंद दिनों पहले तक तो भारत सरकार ये मानने को ही नहीं तैयार थी कि आईएस जैसा कोई खतरा है। लेकिन इन सब के बीच अब सरकार ने भी तय किया है कि आईएस को लेकर उसे गंभीर होना चाहिए और शायद इसीलिए कल यानी शनिवार को दिल्ली में बाकायदा गृह सचिव ने आईएस के मद्देनजर बैठक भी बुला ली है। I am happy to know that the influence of Islamic State on the Indian youth is negligible. लेकिन अब साफ है कि आईएस का खतरा है जो लगातार बढ़ रहा है। तो दिक्कत यह भी है कि अभी आईएस के ठिकाने की ठोस रणनीति दिखाई नहीं दे रही, जबकि एनआईए ने 2 महीने पहले ही मुंबई के कल्याण से भागकर आईएस में शामिल होने गए अरीब मजीद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें एनआईए ने कहा था कि हो सकता है कि आईएस आने वाले वक्त में भारत विरोधी आतंकी समूह से रिश्ता बढ़ा ले, क्योंकि आईएस ये साजिश रच रहा है कि कैसे भारतीय युवकों और एनआरआई लड़कों को संगठन से जोड़कर इराक, सीरिया के साथ भारत और अन्य एशियाई देशों में आतंकी हमलों को अंजाम दिया जाए। जाहिर है खतरे की घंटी अब दिल्ली में भी सुनाई देने लगी है। शायद इसीलिए कल की बैठक का इंतजार करना होगा जिसे गृह सचिव ने बुलाया है। सवाल इतना भर नहीं है, सवाल है ऐसे आतंकवादी जो मुख्यधारा में शामिल हो गए उसके बाद भी वो इस बात का खुले तौर पर अब जिक्र कर रहे हैं कि एक दौर हुआ करता था, हम भी टाइगर मेमन के साथ थे। आतंकवाद की ये भी एक नई लकीर है। मैंने देखा, पहले उसके फोटोग्राफ देखे थे, वो बड़ा स्लिम, वो बड़ा मोटा था। तो जब मैंने उस शख्स को देखा वो बहुत काफ़ी पतला था, उसने वेट कम किया हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये टाइगर मेमन नहीं पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर मेरी इंटरेक्शन, हमारे पास ही बैठा था उधर पीओके में, तो मुजफ्फराबाद में, तो मेरी इंटरेक्शन उससे होती रही और कई बार हम मिले। लेडीज़ लेके बड़े बड़े ट्रेज में बैंगल्स पहन के उसके ऊपर कवर करके टाइगर दे केम्ड में हम और चला रहे थे, टाइगर ये चूड़ियाँ पहनो, हमें कुछ करो बचाओ। तो क्या था, मैं तब से इमोशनल हो गया और मैंने कहा इसका बदला लेंगे। तो यही कारण था कि बॉम्बे ब्लास्ट हुए, उसने करवाए, उसमें इन्वॉल्वमेंट है उसमें। तो घाटी में आतंकवाद की दस्तक के वक्त आतंकवादी पीओके आना जाना लगा रहता था। सवाल यही है कि आतंकवाद से आप लड़े कैसे, अगर इसकी समझ नहीं है तो होगा क्या? युद्ध भूमि और रंगभूमि मिल जाएगी और सिल्वर स्क्रीन पर आतंक को लेकर
सिल्वर स्क्रीन का नायक आतंकवादियों को मारेगा और आप ताली बजाएंगे।